रिस्क की कितनी बनती है? 4 कैटेगरीज। एक है साइबर रिस्क, एक है फिजिकल रिस्क, एक है सिस्टम फेलियर, एक है ह्यूमन एरर्स। तो जब भी तुम्हारे पास कोई सवाल आएगा पेपर पे, रिस्क के फलानी सिचुएशन में क्या रिस्क है, तो हमेशा 4 जावियों से सोचना, चारों जावियों से सोचना। कोई एक जाविया अगर मिस कर दोगी तो तुम्हें मार्क्स कम मिलने के इम्कानात होंगे। सबसे पहले एक स्टूडेंट को करना ये चाहिए कि जब भी कोई सवाल आ जाए, फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन दी जाए और कहा जाए कि रिस्क निकालिए, तो स्टूडेंट शायद सारे ये निकाल दें या सारे ये निकाल दें, तो मिस्टेक और आंसर अच्छा नहीं होगा। तो सबसे पहले जब भी कोई सवाल आए, हमेशा अपने पढ़ाई को ऐसे कंट्रोल किया करो, और अब जब भी सवाल आए तो उसको 4 एंगल से सोचा करो, ठीक है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिजिकल रिस्क, जो कि सबसे आसान भी है। फिजिकल रिस्क क्या हो सकते हैं फिजा? थेफ्ट। तुम यहां आ जाओ ना तो तुम्हें नजर आएगा ना, ये मेरी बैग तो नहीं आ रही, ठीक है। थेफ्ट और फिजिकल क्या हो सकता है? हाँ, वैंडलिज्म। वैंडलिज्म, ओके, वेरी गुड। और फिजिकल रिस्क क्या हो सकता है? नेचुरल डिजास्टर, और फिजिकल रिस्क क्या हो सकता है? पावर आउटेज और हार्डवेयर फेलियर। पावर आउटेज और हार्डवेयर फेलियर, ये फिजिकल रिस्क हो सकते हैं। ये रिस्क, अब अगर डॉट्स को पीछे कनेक्ट करोगी, ये रिस्क कैसे आइडेंटिफाई होते हैं? 1 इधर से, और क्यों हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं? क्योंकि ये स्टेप नंबर 1 है, सही। ये 5 तरह के फिजिकल रिस्क होते हैं। तो सबसे पहले आप रिस्क आइडेंटिफाई करते हो, फिर एसेस करते हो, और आप इनको मिटिगेट करते हो। तो इनको मिटिगेट कैसे करोगी फिजा? व्हाट इज मिटिगेशन? मिटिगेशन का मतलब है कंट्रोल लगाना। मिटिगेशन का पहले, फिर असेसमेंट करेंगे, बिल्कुल ठीक है। असेसमेंट करोगे, और असेसमेंट करने के बाद क्या करोगे? आप इसकी मिटिगेशन करोगे। तो इसकी मिटिगेशन क्या हो सकती है फिजा? इसकी एक मिटिगेशन ये हो सकती है कि पावर का बैकअप हो, दूसरी मिटिगेशन क्या हो सकती है? फिजिकल सिक्योरिटी हो, ताकि तुम्हारा थेफ्ट ना हो। पावर का बैकअप हो, फिजिकल सिक्योरिटी हो, हार्डवेयर अगर फेल हो जाता है तो हार्डवेयर की मेंटेनेंस हो, और जियोग्राफिकल डिस्पर्जन हो। जियोग्राफिकल डिस्पर्जन इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि बाज़ औक़ात आप एक बैकअप साइट बनाते हो कि अगर इस साइट में कोई प्रॉब्लम हो गया तो दूसरी साइट से काम चल जाएगा।
तो ज्योग्राफिकल डिस्पर्जन का मतलब ये है कि दूसरी जो साइट है उसको कहीं दूर बनाया जाए, ताकि अगर एक जगह ज़लज़ला हो तो दूसरी जगह उसका इम्पैक्ट कम हो या ना हो। जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान के बैंक में डेटा सेंटर होते हैं और पाकिस्तान के बैंक का हेड ऑफिस चंडीगढ़ पर था और डेटा सेंटर भी चंडीगढ़ पे था। तो जब 2020 में बारिश आई कराची में 400 मिलीमीटर अगस्त 2020 में, तो आप बैकअप साइट पे फिजिकली पहुंच ही नहीं पा रहे थे। तो उस बैंक ने मिस्टेक ये की थी कि उन्होंने अपना बैकअप साइट ज्योग्राफिकली डिस्पर्स नहीं किया था। आइडियली उसको होना चाहिए इस्लामाबाद में या लाहौर में या पिंडी में, या अगर एटलीस्ट कराची में भी है तो अगर चंडीगढ़ पे है तो दूसरा शायद नॉर्थ कराची में हो, मे बी, राइट। सो ज्योग्राफिकली डिस्पर्स होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं ह्यूमन एरर्स पे। ह्यूमन एरर्स में क्या मिस्टेक हो सकती हैं? ह्यूमन एरर्स में फिजा क्या मिस्टेक हो सकती हैं, सोचो। Excellent point, very nice. Fishing और सोशल इंजीनियरिंग, ये मैं भी बताता हूँ तुम्हें क्या होती है। फिशिंग, सोशल इंजीनियरिंग, नेग्लिजेंस, एरर, गलती हो गई, नेग्लिजेंस, अच्छा जानबूझकर किया, इसको क्या कहते हैं? इनसाइडर। सही है। इसे कहते हैं मैलिशियस इनसाइडर। और पांचवी बात पता ही नहीं है, यानी कि इग्नोरेंस नहीं, क्या कहेंगे इसे? लैक ऑफ अवेयरनेस। ठीक है फिजा, इंसान की गलतियां यही हो सकती हैं। जैसे कि तुमने कहा फिशिंग, एक और बड़ी कॉमन और ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है सोशल इंजीनियरिंग। इसको ज़हनशीन करो और अपने मैंने पिछली दफ़ा तुम लोगों से कहा था कि कुछ वो बनाते जाओ अलग अलग वर्ड्स, याद है? सोशल इंजीनियरिंग उसमें से एक लफ्ज़ है। तुमने बनाई है वो लिस्ट बनाओ, ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग ये होता है जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करती हो, कौन सी? नहीं, मोबाइल एप्लीकेशन नहीं, सॉरी मैंने गलत सवाल पूछा। तुम वो यूज़ करती हो कोई बैंक की एप्लीकेशन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, कौन सी बैंक की करती हो? मीज़ान। OTP आता है? OTP आता है। सो अगर मुबादा तुम्हारा अगर मुझे फ़ोन नंबर पता हो और तुम्हारी थोड़ी सी डिटेल पता हो और मैं अपने पास मीज़ान की ऐप डाउनलोड करूं और ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करूं, तो OTP क्या आएगा तुम्हारे पास। और अगर मैं तुम्हें कॉल करूं एक नंबर से, जो नंबर तुम्हें नज़र आएगा मीज़ान बैंक का, और मैं तुम्हें बोलूं कि फ़िज़ा मैं मीज़ान बैंक से बात कर रहा हूँ आपके पास, और हम एक सर्वे कर रहे हैं और आपके पास अभी जो OTP आया है वो प्लीज़ मुझे बताइए, तो तुम मुझे OTP
गलती से अगर बता दोगी तो मैं तुम्हारे अकाउंट में एक्सेस ले सकता हूँ। इसे कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है, जहाँ किसी शख्स को किसी तरह से बेवकूफ़ बना करके उससे कुछ मालूमात ले ली जाए, स्कैमिंग। दूसरा नेग्लिजेंस हो सकता है, एरर हो सकता है, बाज़ औक़ात जानबूझकर डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉयज़ भी ऐसी हरकत करते हैं। अगर फलाने शख्स को किसी बात पर मैंने आज फायर कर दिया तो उसने जाते हुए सोचा गुस्से में कि मैं इनके सारे आईटी सिस्टम्स या डेटा ख़राब कर दूं या लीक कर दूं या डिस्ट्रॉय कर दूं। सो बाज़ औक़ात मैलिशियस इनसाइडर भी होते हैं जो मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर ऐसे काम करते हैं। चाहे मैंने उनको फायर कर दिया, चाहे वो मुझसे नाराज़ है, या चाहे वो बाहर किसी और शख्स से मिले हुए हैं। इसको मिटिगेट करने के लिए तुम ट्रेनिंग्स दोगी, है ना, ऑथेंटिकेशन कंट्रोल्स लगाओगी, और हायरिंग करते वक्त बैकग्राउंड अच्छा चेक करोगी, और मेकर चेकर लगाओगी। यही करोगी ना, मेकर चेकर। बहुत अच्छा पॉइंट है। मेकर चेकर ये होता है, अभी जैसे ये साहब आए और इन्होंने जूम ऑन कर लिया और ये साहब चले गए। अगर मैं यहाँ मेकर चेकर कंट्रोल लगा दूँ तो ये साहब आएंगे, जूम ऑन करेंगे और फिर मैं उसको सुपरवाइज करूँगा, फिर जाके जूम ऑन होगा। सो मेकर चेकर मीन्स यू आर मेकर, आई एम चेकर, ताकि गलती कम हो क्योंकि चेकर आ गया, ताकि अगर कोई शख्स फ्रॉड कर रहा हो तो दूसरा शख्स सुपरवाइज करे ताकि फ्रॉड ना हो। सो दिस इज कॉल्ड मेकर चेकर। सो जैसे मैंने तुम्हें मिसाल दी कि एक मैलिशियस इनसाइडर है, उसको मैंने फायर कर दिया और वो सारा डेटा यूएसबी में लेकर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर मैंने वहाँ मेकर और चेकर का कंट्रोल लगाया, इसका मतलब वो डेटा तब तक नहीं ले जा सकता है जब तक फिजा अप्रूव ना करे, सिस्टम में कंट्रोल लगा हुआ है, तो वो शख्स ऐसी हरकत नहीं कर पाएगा। ट्रेनिंग्स दी जाए लोगों को, हायरिंग में चेक किया जाए कि उनका बैकग्राउंड क्या है, मेकर चेकर लगाया जाए और ऑथेंटिकेशन कंट्रोल लगाया जाए। ऑथेंटिकेशन कंट्रोल ये होते हैं कि who should have what access? Should Amir Shaukat have access to students database residing in KNS IT systems? The answer is no. Right? Should FISA have access right to all students database of KNS? Answer is no. Do the owners should have the access? Answer is yes. So these are the authentication controls. Who should have what control? Who should have what control? Okay, so these are called authentication controls. जब आईटी की दुनिया में तुम लोग आ गए हो और अभी हो, सो हमेशा याद रखो कि इन्हीं टर्मिनोलॉजीज को इस्तेमाल करते जाना, ठीक है। दूसरा होता है सिम्युलेटेड अटैक्स। ये भी एक मिटिगेशन है कि लोग फिशिंग ना करें। मैंने शुरू में भी शायद मिसाल दी थी कि मैं एक झूठी ईमेल करता हूँ, मिसाल दी थी ना, जिसमें मैं देखता हूँ कि लोग क्लिक कर रहे हैं कि नहीं, और अगर लोग क्लिक कर रहे हैं तो मैं उनको दोबारा ट्रेनिंग में बुलाता हूँ और बोलता हूँ भाई ऐसा नहीं करो, ताकि वो सच में ऐसा ना कर दे। तो सिमुलेशन अटैक्स भी एक मिटिगेशन कंट्रोल है। ऑथेंटिकेशन कंट्रोल में तुम्हारी किताब में इसका अल्फाज एक और किया गया है इस्तेमाल, विच इज कॉल्ड लीस्ट
प्रिविलेज, मतलब कम से कम एक्सेस दिया जाए लोगों को डिपेंडिंग ऑन द रोल। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डिजिटल रिस्क या साइबर रिस्क। डिजिटल रिस्क या साइबर रिस्क में क्या हो सकता है फिजा? एक हो सकता है रैंसमवेयर, मैलवेयर और डेटा ब्रीच, डिनाइड, डीडोस, जीरो और फिशिंग। डीडोस और क्या बोला था मैंने? फिशिंग, डीडोस एंड जीरो डे। रैंसमवेयर, आपको मैंने एक लिंक भेजा, आपने क्लिक कर लिया, आपका डेटा मेरे पास आ गया और अब मैंने आपसे कहा मुझे रैंसम दो, अगवा बड़ा तावान जो होता है ना, मैंने कहा आपको तावान दो मुझे। जब किताब पढ़ोगी इसमें तुम्हें इसकी एग्जांपल्स मिल जाएंगी, ये हिस्ट्री में ऐसा कब कब हुआ है। दिस इज कॉल्ड रैंसमवेयर। दूसरा होता है मैलवेयर, मैं आपके सिस्टम में कोई मैलवेयर डाल दूं। फिशिंग आपको पता ही है। डीडोस होता है डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस क्या होता है कि मैं फॉर एग्जाम्पल ABC बैंक की वेबसाइट को इतना बिजी कर दूं, रोबोट्स उसको एक्सेस करें कि जब फिजा एज अ कस्टमर खोलने जाए तो वेबसाइट खुले ही ना। इसे कहा जाता है डिनायल ऑफ सर्विस, यानी कि वो बैंक आपको सर्विस नहीं दे पा रही है। डिनायल ऑफ सर्विस, मैंने आपके सिस्टम पे इतना प्रेशर डाल दिया कि अब कस्टमर आके सर्विस नहीं ले पा रहा है, जिसे आम जबान में IT में कहा जाता है डिनायल ऑफ सर्विस। और एक चीज होती है जिसे कहा जाता है जीरो डे एक्सप्लॉइट, यानी कि अगर मैंने आज एक सिस्टम लगाया कि मैंने एक सिस्टम आज लगाया और हैकर्स ने इसमें कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी ढूंढी है जो आज तक आइडेंटिफाई नहीं हुई, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड जीरो डे। ओके, ये रिस्क हो सकते हैं। इसके लिए आप क्या करोगी, इसकी मिटिगेशन क्या हो सकती है? आप ये सारी हरकतें की जा रही हैं, 1 2 3 की जा रही है कि आपका डेटा मैं ले लूं, तो डेटा को इनक्रिप्ट करो। इनक्रिप्ट करने का मतलब ये है कि डेटा फिजा ले भी ले पर उसको पढ़ नहीं सकेगी, वो एक डिफरेंट लैंग्वेज में होगी, या डेटा तो ले लेगी बट डेटा खोल नहीं सकेगी। दिस इज कॉल्ड डेटा इंक्रिप्शन। कोई गलत चीज आपके सिस्टम के अंदर ही ना आए तो आप लगाते हो फायरवॉल्स। फायरवॉल क्या होती है इसका जरा एक तस्करा कर लेते हैं। ये एक लैपटॉप है या एक कंप्यूटर है और ये फर्ज करो एक टेक्सटाइल कंपनी है। टेक्सटाइल कंपनी में एक शख्स एक लैपटॉप पे बैठा हुआ है, ऐसे ही, और वो एक वेबसाइट खोल रहा है www.danger.com। ये इसकी रिक्वेस्ट जाएगी कहाँ पे?
वेब सर www इंटरनेशनल वेब पे जाएगी, सही है फिजा। लेकिन अभी देखो ये टेक्सटाइल कंपनी का माहौल है और ये बाहर की दुनिया है, समझ रही हो ना। सो उस शख्स ने लिखा मुझे www.danger.com पे जाना है, उसकी रिक्वेस्ट जाने लगी बाहर की दुनिया पे, लेकिन मेरी कंपनी में एक फायरवॉल लगा था जिसने इसको रोक दिया। वेरी डेंजरस वेबसाइट है, यू कैन नॉट गो ओवर देयर। सो इस फायरवॉल ने मुझे बाहर की दुनिया में जाने से रोका। इसी तरह जब कोई बाहर से मेरी दुनिया में आएगा तब भी ये इसको रोकेगा। इस सिस्टम को कहते हैं फायरवॉल। तो इन तमाम चीजों को रोकने के लिए आप क्या लगा सकते हो? फायरवॉल। आप लगा सकते हो MFA, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, आप निज़ाम बैंक की कस्टमर है, आज आपको ऑनलाइन 1 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, मगर आपके पास OTP आता है आपके मोबाइल पे। तो मीज़ान बैंक दो चीज़ें इंश्योर कर रहा है कि फिज़ा के हाथ में क्रेडिट कार्ड भी है, इसका मतलब फिज़ा के हाथ में है, अब पता नहीं है फिज़ा है या कौन है, लेकिन लैपटॉप भी फिज़ा के हाथ में, तभी तो उसने OTP डाला, और ये लैपटॉप का नंबर वही है जो बैंक में है। सो ये क्या हो गया? मल्टी फैक्टर। अगर मैं फिज़ा का मोबाइल चेक नहीं करता और सिर्फ वो अपने क्रेडिट कार्ड से एंटर होके 1 लाख रुपए दे देती, तो हो सकता है वो फिज़ा थी ही नहीं, उसे तो क्रेडिट कार्ड आमिर का ले लिया था, वो फिज़ा थी ही नहीं, या व्हाटएवर। लेकिन जब मैंने उसके मोबाइल पे भी भेजा, अब मुझे पता चल गया कि अब ये वाकई में फिज़ा। दिस इज कॉल्ड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये आपकी ज़िंदगी में रोज़मर्रा आप इस्तेमाल कर रहे हैं। IT की दुनिया में सिर्फ ये टर्मिनोलॉजी मैं आपको मुतारिफ करा रहा हूँ, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो? आप वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करा सकते हो। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट ये होती है कि आप एक कंपनी हायर करते हो जो आपके कंप्यूटर में आके सारे मसाइल देख के बता देती है ये मसले। इसे कहा जाता है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, ठीक है। अब हमारा कौन सा रिस्क रह गया? सिस्टम फेलियर। फिजिकल रिस्क हो गया, डिजिटल रिस्क हो गया, साइबर रिस्क या डिजिटल रिस्क, ह्यूमन रिस्क हो गया। अब एनवायरनमेंट रिस्क भी हो सकता है, पावर आउटेज, क्लाइमेट, जियोपॉलिटिकल। फिजिकल में एक इन्होंने एक और कैटेगरी बना दी है, एनवायरमेंटल। जिसके अंदर आ जाएगा क्लाइमेट और जियोपॉलिटिकल। जियोपॉलिटिकल इस लिहाज से, जैसे अगर कतर पे अभी इसराइल ने हमला कर दिया फॉर एग्जांपल, सो ये जियोपॉलिटिकल मसला है कतर के IT सिस्टम्स के लिए। इसी तरह एनवायरनमेंट के अंदर आ सकता है पैंडेमिक। एक और बहुत अहम कैटेगरी है ये बहुत अहम है फिजा, थर्ड पार्टी रिस्क। IT की दुनिया में बहुत सारी चीजें आउटसोर्स की जाती हैं या थर्ड पार्टी को दी जाती हैं। थर्ड पार्टी के लिहाज से बहुत सारे रिस्क आ जाते हैं। अगर मैं तुम्हें आसान अल्फाज में समझाऊं तो
ये तमाम चीजें अगर किसी भी थर्ड पार्टी को तुम हायर कर रही हो तो ये तमाम चीजें उस थर्ड पार्टी के पास होनी चाहिए। यानी कि वो जो तुम्हें सिस्टम दे रहा है उसमें ये मिटिगेशन कंट्रोल लगे हुए होने चाहिए। दूसरा थर्ड पार्टी का रिस्क ये हो, एक तो थर्ड पार्टी का रिस्क ये होगा कि उससे जो तुम्हें सिस्टम दिया उसमें कंट्रोल अच्छे नहीं लगे हुए हैं, तो उसमें ये कंट्रोल होने चाहिए। दूसरा थर्ड पार्टी का रिस्क ये हो सकता है कि तुमने जिस थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दिया वो केपेबल ही नहीं है। तीसरा रिस्क ये हो सकता है कि तुमने जिस थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दिया उसे तुम्हें फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट जमा कराए। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो तुम्हें सर्विस दे रही है वो रुक जाए, उसके नेटवर्क की वजह से, उसके कंट्रोल की वजह से, उसके मसाइल की वजह से। सो थर्ड पार्टी के रिस्क को मिटिगेट करने के लिए जरूरी है कि आप ये देखें कि थर्ड पार्टी इन तमाम चीजों से कंप्लाई कर रही है। ये है थर्ड पार्टी रिस्क, और इसका मिटिगेशन कंट्रोल ये है कि अच्छी थर्ड पार्टी लाओ और ये इंश्योर करो कि ये तमाम के तमाम कंप्लाई हो रही है। सो अगर मैं इन चीज़ों को समराइज करूं तो फिजिकल रिस्क, डिजिटल रिस्क, ह्यूमन रिस्क, एनवायरनमेंट रिस्क, थर्ड पार्टी रिस्क और कंप्लायंस रिस्क। ये तुम्हारे इस पास रिस्क है, इन रिस्क की मिटिगेशंस हैं और इन रिस्क की रिस्क असेसमेंट है। ठीक है जी। अभी तक कोई सवाल? कोई सवाल? सो ये हमने टॉपिक रिस्क का पूरा कवर कर लिया, जो कि तुम्हारे चैप्टर नंबर 14 का एक अहम सतून है। अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका ताल्लुक या उसका नाम है फाउंडेशनल IT सिक्योरिटी मेजर्स। इसके लफ्जी माना ही इसके बारे में बताते हैं कि फाउंडेशनल का मतलब होता है जैसे बिल्डिंग की एक बुनियाद होती है, फाउंडेशन। सो फाउंडेशनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स का मतलब बेसिक कंट्रोल, जिसके बारे में आप लोगों को आगाही दी जा रही है, क्योंकि ये बेसिक भी हो सकता है, एडवांस भी हो सकता है और सुपर एडवांस भी हो सकता है। इसमें सबसे पहले कैटेगरी आती है एक्सेस कंट्रोल्स।
याद दहानी के लिए मैं दोबारा से लिंक कर रहा हूँ। रिस्क पहले आइडेंटिफाई किया, एसेस किया, मिटिगेशन के ऊपर हम खड़े हुए हैं और मिटिगेशन के बेसिक कंट्रोल, फाउंडेशनल कंट्रोल का भी तस्करा हो रहा है। ठीक है, ये भी जो हमने कंट्रोल डिस्कस किए ये भी कंट्रोल्स है, बट अभी हम बात कर रहे हैं एक्सेस कंट्रोल की, जो कि एक तरह का मिटिगेशन ही है। हमने ह्यूमन एरर में बात की थी, यहां पे याद आया फिर सर? हमने ह्यूमन एरर में बात की थी कि एक्सेस राइट्स को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि दुनिया में जितने भी ज़्यादा आईटी के मसाइल, फ्रॉड, गलतियां, नेग्लिजेंस होती हैं वो ज़्यादातर ह्यूमन एरर की वजह से होती रही हैं। एक्सेस बेस्ड कंट्रोल के दो अहम सतून हैं। एक है रोल बेस एक्सेस कंट्रोल, एक है एट्रीब्यूट बेस एक्सेस कंट्रोल। रोल बेस एक्सेस कंट्रोल ये है जिसके लफ्जी माना ही इसका जवाब दे रहे हैं कि अगर फिजा का रोल फाइनेंस मैनेजर का है तो फिजा के पास सिर्फ फाइनेंस मैनेजर के राइट होने चाहिए। राइट से हमारा मतलब यह है कि जब आप एक कंपनी में जाते हैं और काम करते हैं तो आपको सिस्टम्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ईआरपी सिस्टम, ठीक है, जैसे ये जूम है, जूम भी एक सिस्टम है। क्या केएनएस के जूम पे मेरा एक्सेस है? नहीं है, क्योंकि मेरा रोल ही नहीं है। मैं टीचिंग कर रहा हूं, मेरा रोल नहीं है ये। सो आई शुड नॉट बी गिवन जूम राइट्स बिकॉज दिस इज नॉट माई रोल। सो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल कहता है कि रोल के हिसाब से राइट दो। फिजा को अगर 10 किस्म के राइट दे दोगे तो ये सारे प्रॉब्लम आएंगे और वो सही मानों में मिटिगेट नहीं हुआ होगा, क्योंकि फिजा को आपने 10 एक्सेस क्यों दिए? जूम का भी एक्सेस आपने फिजा को दे दिया, फाइनेंस का भी दे दिया, एडमिन का भी दे दिया, एचआर का भी दे दिया। नो, if Fiza is in finance department, don't give her access of HR system, क्योंकि वो गलती से ये सब कर सकती है या जानबूझकर कोई शख्स कर सकता है। एक होता है रोल बेस, एक होता है एट्रीब्यूट बेस। एट्रीब्यूट बेस होता है डिपार्टमेंटल लेवल के ऊपर, सही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि जूम का एक्सेस सिर्फ आईटी को दिया जाए, ये डिपार्टमेंट बेस हो गया या एट्रीब्यूट बेस हो गया। तो तुम मुझसे फिजा सवाल तुम्हें ये मुझसे पूछना चाहिए, आमिर पहली और दूसरी मिसाल में कोई फर्क नहीं है। यानी कि अगर एक कोई शख्स आईटी डिपार्टमेंट में है तो मैंने उसको जूम का दे दिया, ये एट्रीब्यूट बेस है। इसी तरह एक शख्स आईटी डिपार्टमेंट में, मैंने उसको जूम दे दिया, ये रोल बेस भी है। बट इन दोनों में बड़ा एक फाइन लाइन डिफरेंस है। रोल बेस एट्रीब्यूट के अंदर का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आईटी के अंदर भी तो इतने सारे रोल है ना। समझो कि एक शख्स को मैंने आईटी का पूरा डिपार्टमेंट का राइट दे दिया, इसे कहेंगे एट्रीब्यूट। और समझो कि एक शख्स को मैंने आईटी के अंदर भी सिर्फ जूम का दिया। आईटी में और भी तो होगा ना, डीआर होगा, जूम होगा, अटेंडेंस होगा, सीसीटीवी भी यहाँ चल रहे हैं। मैंने सिर्फ जूम वाले शख्स को जूम वाला राइट दिया, इसे कहते हैं रोल बेस। और एट्रीब्यूट बेस होता है कि मैंने ये पूरा एक शख्स को दे दिया, ठीक है। इसके बाद
इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, लीस्ट प्रिविलेज। क्या नाम है उसका? लीस्ट प्रिविलेज। यानी कि तुम्हें मैंने फाइनेंस का रोल तो दे दिया क्योंकि तुम फाइनेंस में काम करती हो, लेकिन मुझे तुम्हें मिनिमम राइट देने चाहिए। तुम्हें मुझे सिर्फ ये राइट देने चाहिए, जाओ सिस्टम में लॉगिन करो और एंट्री करो। मुझे तुम्हें ये राइट नहीं देने चाहिए कि तुम जाओ और सिस्टम की कोडिंग चेंज कर सकती हो तुम। ये राइट आई शुड नॉट गिव टू यू। सो आई शुड गिव यू लीस्ट प्रिविलेज्ड राइट्स। ठीक है? एक तीसरी चीज है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, MFA, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यानी कि आमिर शौकत जब बैंक ABC के डेस्क पर जाकर बैठे और बैंकिंग सिस्टम के अंदर जाके पासवर्ड लगाए तो आमिर शौकत के पास एक डिवाइस पे भी एक OTP आए, ताकि ऐसा ना हो कि आमिर शौकत ने फिजा को पासवर्ड दे दिया हो और फिजा बैठ के वो काम करे। ठीक है? सो इस कंट्रोल को बनाने के लिए MFA लगाया जाता है। तुम्हारी ज़ाती ज़िंदगी में तुमने मीज़ान बैंक की एग्जाम्पल देखी, और अगर दुनिया आ जाओगी प्रैक्टिकल दुनिया में तो मुझे एक ऐसी डिवाइस दी जाती है जो मेरे पास होती है। तो जब मैं यहाँ लॉगिन करता हूँ तो OTP यहाँ पर आता है और फिर मैं यहाँ से देख के OTP डालता हूँ। तो इसका मतलब अगर आमिर का पासवर्ड किसी ने चोरी कर लिया तो कम चांसेस है कि वो डिवाइस भी चोरी करे, क्योंकि 4 चीज़ें चोरी करना मुश्किल है, एक चीज़ चोरी करना शायद कदरन आसान है। तो हम लगाते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। और एक बहुत चीज़, एक और सिस्टम लगाया जाता है जिसे कहा जाता है PIM, प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं फिजा, तो आप तो यूज़र होती हैं फाइनेंस की, मगर बाज़ औक़ात क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप अपना पासवर्ड भूल गई। आप एक टेक्सटाइल कंपनी में काम करती हैं, आप टेक्सटाइल कंपनी में गई, सुबह आपने सिस्टम लॉगिन किया और आप पासवर्ड भूल गए। अब क्या होगा? सोचो। वेरी गुड। तुम IT डिपार्टमेंट में कॉल करोगी, वो क्या करेगा? ठीक है, एक्सीलेंट, शाबाश। यानी कि वो एक खास आदमी है, एक प्रिविलेज आदमी है। नॉर्मल माने पे चले जाओ, वो वाला IT का आदमी जिसको तुमने कॉल किया वो एक प्रिविलेज्ड आदमी है, यानी कि ख़ास आदमी है जिसके पास ये राइट है कि वो तुम्हारा पासवर्ड चेंज कर दे। तो इसका मतलब उसके पास बहुत ही डेंजरस राइट्स हैं। वो सारे एम्प्लॉयज़ के पासवर्ड चेंज करके किसी और को दे दे, वो सबके पासवर्ड डिलीट कर दे तंग करने के लिए, वो सबके पासवर्ड से और पता नहीं क्या कर दे। सो उस शख्स के पास प्रिविलेज राइट्स है। तो होता क्या है, अब इस राइट्स को कंट्रोल करने के लिए भी एक सिस्टम लगाया जाता है जिसे कहा जाता है प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट, जिसमें कंट्रोल्स लगाए जाते हैं कि वो जो IT का खास शख्स है वो फिजा का पासवर्ड ऐसे चेंज नहीं कर सकता। पहले उसको खुद एक पासवर्ड से सिस्टम में जाना है, उसको अपने बॉस से ऑथेंटिकेशन लेनी है, फिर उसको पता भी नहीं है कि फिजा का यूज़र नेम क्या है, वो सिर्फ पासवर्ड उसने चेंज कर दिया बट उसको फिजा का यूज़र नेम नहीं पता है शायद। सो उस सिस्टम में कुछ खास और कंट्रोल लगे हुए होते हैं
इस चीज को खत्म करने के लिए कि वो प्रिविलेज शख्स इस चीज का नुकसान ना करे। समझ गई? सो इसे कहा जाता है पिम। और ये सब चीजों के लिए कुछ की फीचर्स लगाए जाते हैं। नंबर 1, पासवर्ड एक्सपायरी। नंबर 2, JIT। नंबर 3, मॉनिटरिंग। पासवर्ड एक्सपायरी लगाई जाती है। ये आपने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी नोट किया होगा, जब आप गूगल या कोई और एप्लीकेशंस यूज़ करो, हर 15 दिन बाद पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है। काफ़ी जगहों पर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, हर 30 दिन बाद पासवर्ड एक्सपायर होगा। ठीक है? ताकि अगर आपका पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज़ हो भी गया है तो 30 दिन बाद आप तब्दील कर दो। दूसरा किया जाता है JIT, जस्ट इन टाइम। ये एक बड़ी खास बात है। एक्सक्यूज मी। अभी जो हमने IT के शख्स की एक बात की थी, सॉरी, जिसके पास प्रिविलेज राइट है, तो उसको जस्ट इन टाइम राइट दिए जाएं। यानी कि जब फिजा कॉल करे कि आमिर मेरा पासवर्ड एक्सपायर हो गया है, तो आमिर के पास हर वक्त वो प्रिविलेज एक्सेस नहीं होना चाहिए। मैं अपने बॉस को बोलूँगा सर एक कंप्लेन आई है, और मेरा बॉस मुझे उस वक्त थोड़ी देर के लिए एक्सेस देगा कि यार ये लो एक्सेस, जाओ फिजा का पासवर्ड चेंज करो। फिजा का पासवर्ड चेंज हो गया, जी सर चेंज हो गया, एक्सेस बंद। क्योंकि आमिर को पूरा दिन एक्सेस देके क्यों बैठे हो? हर एम्प्लॉय का पासवर्ड तो कभी कभी जाता है ना, तो 24 घंटा आमिर को क्यों राइट दे रहे हो? राइट? तो इसे कहा जाता है जस्ट इन टाइम। और तीसरी चीज़ है, इन तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग की जाती है। अब ये होता कैसे है? हाउ? ये जो पिम है, इसके लिए दुनिया में एक सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा ID पिम, जिसे पहले अज्यूर कहा जाता था। एक है साइबर आर्क, और एक है बियॉन्ड ट्रस्ट। ये मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम हैं जो मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं। कोई लॉगिंग करता है, कोई मॉनिटरिंग करता है, कोई अलर्ट देता है। ठीक है? किताब में 3 सिस्टम के नाम दिए गए हैं, दुनिया में 30 सिस्टम भी हो सकते हैं। आपको कम से कम 1 या 2 सिस्टम के नाम पता होने चाहिए। क्यों? आखिरी वाला है बियॉन्ड ट्रस्ट। बियॉन्ड ट्रस्ट। ठीक है? अब आपको सारे सिस्टम्स के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको एक आध सिस्टम का नाम ज़रूरी पता होना चाहिए। ठीक है? इसी तरह इंक्रिप्शन कंट्रोल्स की जो हमने बात की थी, अच्छा अभी तक तो तुम समझ गई ना, हमने पूरी साइकिल का तस्करा किया है ना। पूरी साइकिल का तस्करा करते हुए हमने कहा रिस्क है, कैसे निकलता है, कौन सा रिस्क है, कैसे ख़त्म होता है, और एक्सेस के बेसिक कंट्रोल्स क्या है। यहाँ तक की सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली।
ठीक है, अभी आज के लिए बहुत ज़्यादा हो गया, या आगे बढ़ूँ या थोड़ा स्लो करूँ, जैसे तुम बताओ। सही है ना, क्योंकि कंट्रोल चल रहा है तो इतना ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं इंक्रिप्शन कंट्रोल्स की। हमने इन सारी चीज़ों का तस्करा किया कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज डेटा and one of the most important thing is availability. So ये तमाम हरकतें किस लिए चाह रही हैं कि कस्टमर को सर्विस मिलती रहे और कस्टमर का या एम्प्लॉई का या वेंडर का डेटा लीक ना हो। इन तमाम चीज़ों के लिए की जाती है। डेटा को बचाने के लिए जो बहुत अच्छा कंट्रोल है इन तमाम कंट्रोल्स के साथ साथ वो है डेटा इंक्रिप्शन। यानी कि अगर कोई शख्स बाहर की दुनिया से मेरा फायरवॉल को तोड़ता हुआ अंदर आ भी जाए और डेटा ले भी जाए तो वो इसके काम का ना हो। इसे कहा जाता है डेटा इंक्रिप्शन। डेटा इंक्रिप्शन के लिए एक मेथडोलॉजी यूज की जाती है AES 256। आपको इसकी लिटिग्रिटीज में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही एग्जामिनर ये अज्यूम करेगा कि आप AES 256 के एक्सपर्ट हैं। आपको सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कि डेटा इंक्रिप्शन करने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती है। और AE 256 चाहे डेटा रेस्ट पर हो या ट्रांजिट पर हो, दोनों को बचाता है। रेस्ट पर हो का मतलब ये डेटा लैपटॉप के अंदर पड़ा हुआ है, और ट्रांजिशन का मतलब ये है कि इस शख्स ने एक कमांड डाली थी कि मुझे फॉर एग्जांपल फ़िज़ा की डेट ऑफ बर्थ दो, तो वो आएगी ना। मतलब जैसा मैं तो हाथ से यूँ कर रहा हूँ बट सिस्टम में आ रही है ना, कहीं से कमांड से आ रही है, तो ये इन ट्रांजिट डेटा यानी कि अभी रास्ते में। और फ़िज़ा का डेटा पड़ा हुआ है रेस्ट पे, जब मैं कमांड देता हूँ तो वो उठ के मेरे पास आ रहा है। तो AES 256 टेक्नोलॉजी इन दोनों किस्म के डेटा को इनक्रिप्ट करती है। लैपटॉप्स में एक सिस्टम लगा हुआ होता है जिसे कहते हैं बिट लॉकर। मेरे लैपटॉप में एक कंट्रोल लगा हुआ है बिट लॉकर कि अगर खुदा ना खास्ता मुबादा मेरा लैपटॉप चोरी हो जाए तो वो किसी के काम डेटा को वो नहीं निकाल पाएगा। वो मेरे हार्डवेयर फेंक देगा, हार्ड डिस्क, और मेरे लैपटॉप की स्क्रीन, बाकी तमाम चीज़ें इस्तेमाल कर लेगा जो भी चोरी कर ले अगर, लेकिन वो मेरे डेटा को नहीं कर पाएगा कुछ, क्योंकि मैंने वहां बिट लॉकर लगाया हुआ है। ठीक है, फिर हमने हाँ, तो ये हमने बात कर ली बेसिक कंट्रोल्स की। और फ़िज़ा ये सब कुछ करने के बाद भी मसला हो जाए तो तुम, मतलब ये सब कुछ करने के बाद भी अगर मसला हो जाए तो तुम कहाँ पहुँच जाओगी? इधर आ जाओगी। ठीक है, और जब इधर आ जाओगी फिर तुम ये वाले सब काम कर लोगी, फिर तुम्हारा चैप्टर रिस्क मैनेजमेंट का क्लोज हो जाएगा।
यानी कि तुमने रिस्क मैनेजमेंट की पूरी साइकिल कवर कर ली। ठीक है, यहां तक हम क्लियर है। तो अभी हमने जिक्र किया एक्सेस कंट्रोल का। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल मिसाल देता हूं। जब मैंने आप लोगों से कहा था प्रैक्टिकल बात करेंगे, मैं एक कंपनी में आईटी ऑडिट कर रहा था जहां पर सीम सिस्टम लगा हुआ था। सीम सिस्टम क्या करता है? लॉग इस सिस्टम में ही बन रहे हैं, यानी कि ये जो कंप्यूटर है लॉग इसके अंदर बन रहा है, बट वो लॉग को भिजवाया जाता है यहां पर। इसमें जब मैं उसका ऑडिट कर रहा था तो मैंने ये देखा कि सिस्टम में तो मुख्तलिफ किस्म के लॉग बनते हैं ना फिजा। हाँ, तुमने लॉगिन किया, लॉग बन गया। तुम फाइनेंस के सिस्टम के अंदर गई, लॉग बन गया। तुमने फाइनेंस के सिस्टम के अंदर से डेटा डाउनलोड किया, लॉग बन गया। तुमने फाइनेंस का सिस्टम बंद कर दिया, लॉग बन गया। अब मैंने आईटी ऑडिट में ये देखा, अब इमेजिन करो एक ऑर्गेनाइजेशन जहां इतने लॉग्स बन रहे हैं, तो अगर सारे लॉग्स वहां चले जाएंगे तो इतनी जगह कैसे आएगी, राइट? सो उस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, उन्होंने कुछ लॉग्स भेजे और कुछ लॉग्स नहीं भेजे, क्योंकि अक्लमंदी का तकाजा तो यही है ना कि अगर ये एक सिस्टम है, इसमें इतने सारे लॉग बनते हैं, हाँ, और ऐसे कई हजारों सिस्टम है कंपनी में, तो सीम में कितना डालोगे? सारा तो नहीं डाल सकते। जितना डालोगे उतनी उसमें हार्ड डिस्क डालनी पड़ेगी। सीम में जितनी हार्ड डिस्क डालोगे उतना पैसा डालना पड़ेगा। तो उस कंपनी ने कुछ लॉग्स बंद कर दिए कि यार सारे लॉग्स नहीं डालते। तो मैंने आईटी ऑडिट में ये देखा कि ये वाला लॉग जो उन्होंने बंद किया वो बड़ा अहम लॉग था जो कि बंद नहीं होना चाहिए था। सो सीम सिस्टम के लिए ज़रूरी ये है कि कौन से लॉग तुम उसमें डाल रही हो, और क्या तमाम लॉग, यानी कि अगर ये लॉग तुम डाल रही हो तो ये वाकई में अंदर जा भी रहा है या बीच में कहीं छूट रहा है। तो सीम के सिस्टम में जब भी कहीं पर सीम का सवाल तुम्हारे पास आएगा एग्जाम में, और अगर तुमने इसको यहाँ से जोड़ा कि सीम के लिए ज़रूरी है कि लॉग, वो लॉग वहां जाएंगे जो तुम्हारे रिस्क असेसमेंट के पैरामीटर्स पे होंगे। सही है? पहले हमने एक्सेस कंट्रोल की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल्स की, जिसमें एक आता है हार्डवेयर और एक आता है नेटवर्क, और एक आता है एंड पॉइंट। ठीक है फिजा? सबसे पहले जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है कि ये मेरी कंपनी का पूरा आईटी का निज़ाम है, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके ऊपर जो कंट्रोल लगाने हैं वो तीन तरह की कैटेगरीज में डिफाइन हो सकते हैं।
सबसे पहले हम तस्करा करते हैं एंड पॉइंट। इसके लफ्जी माना क्या बता रहे हैं फिजा? एंड पॉइंट, आखिरी में कंट्रोल लगे हुए हैं। एक्सीलेंट। इसी को पेश करने का दूसरा अंदाज ये है कि आखिरी सिरा। ठीक है, अगर वो उस कुर्सी पे एक एम्प्लॉई बैठा हुआ है एक टेक्सटाइल कंपनी का, तो पहले तो देखो एक कंट्रोल होगा, फिर दूसरा कंट्रोल होगा, फिर तीसरा कंट्रोल होगा, फिर चौथा कंट्रोल होगा, और फिर ये शख्स के ऊपर कंट्रोल होगा, इस सीट के, इस लैपटॉप के ऊपर। तो ये एंड पॉइंट है, इसके आगे कोई भी नहीं है। एंड पॉइंट वो कंप्यूटर है जहां एम्प्लॉय बैठा हुआ है, उससे पीछे और कुछ नहीं है, ये एंड पॉइंट है। इसका मतलब कि पहले जब देखो ये है www.google.com। अगर मैं एक एम्प्लॉई हूं यहां बैठा हुआ, मैंने कमांड डाली कि मुझे जाना है गूगल पे, तो मेरी कंपनी में पहले एक इधर कंट्रोल होगा, फिर एक इधर कंट्रोल होगा, फिर एक इधर कंट्रोल होगा, फिर वो मुझे गूगल पे जाने देगा। तुम्हें फील नहीं हो रहा है, तुमने तो लिख दिया और आ गया, बट पीछे कंट्रोल चल रहे हैं। तो ये एंड पॉइंट है, क्योंकि ये सिरे का आखिरी हिस्सा है, और ये सिरे का पहला हिस्सा ये है। एंड पॉइंट के ऊपर कंट्रोल क्या होते हैं? एंटीवायरस होता है। हाँ, तुम्हारे घर के डेस्कटॉप या लैपटॉप पे एंटीवायरस है, होगा। इसके ऊपर एंटीवायरस लगा हुआ है, लगा हुआ होगा, क्या होना चाहिए। और क्या होता है? बिट लॉकर। मेरे लैपटॉप पे बिट लॉकर लगा हुआ है, जो कि हार्ड डिस्क के अंदर के डेटा को इनक्रिप्ट करता है। हाँ, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट, यानी कि अगर आमिर शौकत हुसैन को ये वाला देखो, ये लैपटॉप के अंदर मेरी कंपनी की ईमेल है, तो मेरी कंपनी को इस लैपटॉप के ऊपर भी कंट्रोल लगाना है, क्योंकि अगर ये मुबादा, ये लैपटॉप ये चला गया तो कंपनी का डेटा चला जाएगा। तो इस मोबाइल के ऊपर मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट के कंट्रोल लगाए जाते हैं। समझ रही हो? ये एंड पॉइंट के ऊपर कंट्रोल लगाए जाते हैं। अब तो अपनी नज़र में ये डायग्राम रखो, ठीक है। अब एक शख्स बैठा हुआ www.google.com पे जाना चाह रहा है, यानी कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहा है, यानी कि नेटवर्क की दुनिया में जा रहा है। तो नेटवर्क की दुनिया में जाने से पहले इधर नेटवर्क के कंट्रोल लगेंगे, जिसमें एक होगा फायरवॉल। तो यहाँ पे लगा हुआ होगा फायरवॉल, यानी कि फिजा जब बाहर की दुनिया में जाए तो सबसे पहले एक फायरवॉल लगाई जाए। हाँ, फिर एक इंट्रूजन प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया जाए। हाँ, और फायरवॉल लगाई जाए, इंट्रूजन प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया जाए, और सेग्रीगेट किया जाए। हाँ, ये देखो, तुम्हें डायग्राम से समझ में आएगा, अल्फाज पढ़ के कुछ समझ नहीं आएगा, और ये मैंने भी समझने में बहुत ज़िंदगी में टाइम लगाया है। ये तुम्हारा एंड पॉइंट है, यानी कि एक एम्प्लॉय बैठा हुआ है एक टेक्सटाइल कंपनी में कंप्यूटर पे, उसने लिखा www.google, ये बाहर की दुनिया है, ठीक है।
ये बाहर की दुनिया है। इस शख्स ने एंट्री मारी है www.google.com, तो यहाँ इसकी कमांड जाएगी और यहाँ से जवाब वापस यहाँ आएगा। ऐसा ही है फिजा। पहले मैंने इसके ऊपर कंट्रोल लगाए, जो कि ये 3 थे, ताकि जब यहां से कुछ आ रहा है, अगर ये कंट्रोल भी टूट गया, ये कंट्रोल भी टूट गया, तो ये कंट्रोल तो चले। देयर आर लेयर्स, यू आर गेटिंग। सबसे पहले मैंने इस पे कंट्रोल लगाया, फिर मैंने एक यहां पे कंट्रोल लगाया जिसको मैंने नाम दिया फायरवॉल का। ये जाती हुई चीज और आती हुई चीज को चेक कर रहा है। अगर ये आती हुई चीज में किसी ने इसको अटैक कर भी दिया तो भी नीचे मैंने क्या किया, एंड पॉइंट पे भी कंट्रोल लगाया है। आप ऐसा ही करते हो ना, चौकीदार भी रखते हो, सिक्योरिटी अलार्म भी रखते हो और दरवाजा लॉक भी रखते हो, तीनों काम करते हो ना। इसी तरह ये भी तीनों काम होते हैं। फिर इससे ऊपर मैंने एक लगाया है इंट्रूजन प्रोटेक्शन सिस्टम, यानी कि जो चीज आ रही है, फॉर एग्जाम्पल एक फाइल आ रही है, तो इंट्रूजन सिस्टम चेक करे कि उस फाइल के अंदर ये तो नहीं डला हुआ है, ये तो नहीं डला हुआ है, ये तो नहीं डला हुआ है। ये इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम चेक करेगा। सही है। और अच्छा, मैंने देखो ये तुम्हें बाहर की दुनिया अलग की थी, ठीक है। और अगर फिजा को जाना था अपने ही ईआरपी के अंदर, अपने ईआरपी के अंदर का मतलब टेक्सटाइल के सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आपको नेटवर्क को सेग्रीगेट करना चाहिए। इसका मतलब कोई और रास्ता अपनाए। ये बाहर की दुनिया के रास्ते को अलग करो और अंदर की दुनिया के रास्ते को अलग करो, ताकि नेटवर्क सेग्रीगेट हो। समझ रही हो? इसे कहा जाता है नेटवर्क सेग्रीगेशन। मैंने तुम्हें बहुत अच्छी मिसाल से समझा दिया। सही है कि बाहर की दुनिया अलग, अंदर की दुनिया अलग। इसी तरह और बहुत सारी सेगमेंटेशंस हो सकती हैं। और फिर आप हार्डवेयर के ऊपर भी कंट्रोल्स लगाते हो, डिजिटल सिग्नेचर, फिजिकल कंट्रोल, बायोमेट्रिक, बायो लॉक्स, है ना, और रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस जोन, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस जोन यानी कि कौन अंदर आ सकता है, कौन अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, ये सब करने के बाद हम रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 14 को इख्तिताम करते हैं, जिसमें इस पूरी साइकिल को समझाया गया है। और आज की क्लास में मैंने इन सब चीज़ों को लिंक करके, एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश की है। सो मेरे ख्याल से बहुत सिंपली तरीके से मैंने कोशिश की। क्या आपको ये सिंप्लीफाइड लगा? कोई आपका सवाल है? कोई भी सवाल नहीं है तो फिर क्लास को इख्तिताम किया जाए। तो क्लास को इख्तिताम करते हैं चैप्टर नंबर 14 के साथ। और अब आइंदा क्लास में आप फिजा चैप्टर नंबर 15 पढ़कर आइएगा।